स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षाबाज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है ये हम लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है। टेलीग्राम चैनल के हैंडल पे आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे मिलते रहेंगे। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे टैक्स के बारे में। अगर हमने टैक्स के बारे में जैसे बात करी थी तो हमने देखा था उसमें बहुत तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो सीधे लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है घूम के गवर्नमेंट के पास जाते हैं। मान लीजिए देना होता है उसको हमारे शॉपकीपर को, लेकिन लेता किससे, वो हम लोगों से। और डायरेक्ट टैक्स जो हम सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। अब उसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम आगे बात करते हैं। एक एक टैक्स को, जो डायरेक्ट के अंदर जितने टैक्सेस आते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ, इन सब टैक्सेस के बारे में ना, जितने भी टैक्सेस हैं सबके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले भी बात करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ये जो होता है कंपनी पे लगता है। कंपनी, अब कंपनी कोई भी हो सकती है, एक वो प्राइवेट भी हो सकती है, एक वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे कि एक कंपनी है, मान लो मैंने एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, तो वो मेरी खुद की एक कंपनी हुई ना, तो वो एक प्राइवेट कंपनी हुई। अब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, सारी चीज़ें, मैंने एक अपना एक कंपनी सेटअप करी, सब चीज़ें। तो एक यहाँ पे कंपनीज एक्ट है 1956 का। उस कंपनीज एक्ट में जितने क्लॉजेज हैं, उस क्लॉजेज के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उस रजिस्ट्रेशन पे फिर हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या उनके चीज़ें हैं। उन रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें जितने जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। जब हम रजिस्टर हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारा होगा कि हम इस चीज़ पे टैक्स पे करने लग जाएंगे। जितने भी हमारा नेट रेवेन्यू होगा हम टैक्स पे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी खोलते ही अगले दिन से आपको टैक्स दे देना पड़ेगा। कई जगहों पे होता है ऐसा कि गवर्नमेंट जो है रियायत देती है। कई लोगों को जैसे रहता है कि अगर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू हुई तो तुरंत तुरंत आपको प्रॉफिट्स नहीं हो जाएंगे, आप लोगों को अपना खर्चा ही ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। आप कई जगहों पे देखते हो ना, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो ये प्राइवेट कंपनी होती है जो प्राइवेटली अपना सेटअप होती है। एक पब्लिक कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के, जिस पे पूरा स्टेक रहता है, वो गवर्नमेंट के अंडर पे रहती है सारा कुछ। तो कभी कोई स्टार्टअप कंपनी होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको होता है कि स्टार्टिंग में इतने साल आप मत दीजिएगा कुछ भी हमें रेवेन्यू, मतलब टैक्स मत दीजिएगा। उसके बाद आप टैक्स देना शुरू करेंगे, या फिर जब तक आपका रेवेन्यू 10 करोड़ नहीं हो जाता मान लो, तब तक आप हमें नहीं दोगे। उसके बाद जो है आप हमें टैक्स देना शुरू करोगे। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कई कंपनीज पे कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, कई कंपनीज पे कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। तो इस अधिनियम के तहत जो है वो देखा जाता है। अब अगर हम बात करें कि टैक्स कैसे लगता है, टैक्स जो है जितनी मेरी अर्निंग्स हुई उस पर नहीं लग जाएगा, क्योंकि हमारी अर्निंग्स तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उन अर्निंग्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। मान लो क्या है, रेंट देंगे हम जगह का, वहाँ पर कोई वर्कर रखेंगे, भाई काम करने के लिए लोग तो रखेंगे, उनको हम तनख्वाह देंगे। उसके अलावा भी जैसे टैक्सेस देने पड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के हमें, जैसे प्रॉपर्टी अगर खुद की हमारी, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे। ये सब खर्चे ही तो हैं हमारे। कोई मशीन ख़राब हो गई उसको भी सही करवाएंगे, कोई टेक्नीशियन रखेंगे, बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है हमें, और थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करवाना पड़ता है, सब चीज़ें, तो वो खर्चे भी होते हैं हमारे। तो उन जो हमारा जो टोटल हमें जो पैसा मिल रहा है उसमें से हम अपने जो खर्चे हैं वो माइनस करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेट रेवेन्यू जो होता है ना, उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। अब देखिए, जैसे नेट रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। अब जैसे कंपनीज की भी बात करी मैंने, कंपनी में देखिए दो तरीके की होती हैं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। डोमेस्टिक बोले तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे हो, घरेलू कंपनी, हमें हमारे घर में हो कंपनी। जैसे देश है हमारा इंडिया, हमारा घर है ना, तो हमारे घर में, हमारे इंडिया में जो कंपनी होंगी, जिनका प्लांट पर सब यहीं पे लगा होगा, यहीं पे रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, वो हमारी डोमेस्टिक हो, भले वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक हो। और एक फॉरेन कंपनी, जो एक विदेशी कंपनी, मान लो उनका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा सारे हेड ऑफिस उनका इंडिया के बाहर ही है, लेकिन यहाँ पे एक सेटअप तो किया आपने, यहाँ की जगह ले रहे हो, यहाँ के लोग ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो भाई टैक्स तो दोगे ना। तो एक वो फॉरेन कंपनी होती है। तो दो तरीके की कंपनीज भी होती हैं, एक डोमेस्टिक, एक फॉरेन कंपनीज, और दोनों को ही हमें जो है हम लोग को टैक्स देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। यही चीज़ें जैसे हैं लिखी हुई कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत टैक्सेस वगैरह देने होते हैं, जिसमें शुद्ध राजस्व जो होता है, सकल राजस्व में से व्यय वगैरह जो है वो घटा देंगे, मूलहास और व्यय वगैरह घटा देंगे। और घरेलू कंपनी और एक हमारी फॉरेन कंपनी होती है, जो जो उनको भी रजिस्टर्ड होती है घरेलू कंपनी सारी, जो है ये हमारे अधिनियम के तहत। अगर हम बात करें
एक हम देख लेते हैं क्या मतलब टैक्स का रेट होता है एक जनरल देखने के लिए। मान लो हमारा जो प्रीवियस ईयर का अगर हम मान के चलें, देखें कि अगर हमारा एक देखें यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर एक अलग चीज़ होती है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो मान लो 2023-24 है, इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2024-25, एक साल बाद का वो लेके चलते हैं असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे जैसे असेसमेंट ईयर 2023-24 है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? ये फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-23। ये असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2023-24। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर, दो अलग अलग ईयर लेके हम चलते हैं। इसकी अगर हम बात करें, अगर किसी का जो नेट रेवेन्यू है, टोटल जो रेवेन्यू वाला जो है, वो अगर जो हम बात करें, अगर 25% देना होगा हमें, अगर वो 400 करोड़ से ऊपर नहीं है, और बाकी जैसे जो कंपनीज रहेंगी उसमें जो होगा करीब 30% देना होगा। तो ये जनरल था, वो मैंने आपको दिखा दिया जैसे टैक्स के लिए दिया जाता है। अब इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है और इसके ऊपर सेस भी लगता है। अब ये सरचार्ज क्या होता है? अब टैक्स के ऊपर जो हम देंगे, मान लीजिए 100 रुपये हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ, अब इस पे 10% मान लो हमने सरचार्ज हमें लगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 रुपये। एक किस्म से ये एडिशनल हम जो है सरकार को पैसा कमाने का एक तरीका है, एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है, जो हम जो है एडिशनल पैसा लेते हैं अपने टैक्स कैलकुलेट पे ऊपर। क्या है? कंप्यूटेड ऑन टैक्स अमाउंट, इट इज एडिशन चार्ज ऑन द टैक्स अमाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू है, जितना जो टैक्सेस है होता है, वो बढ़ जाता है इससे। अब एक होता है सेस। अगर हम मान लें अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, 100 रुपये पे 10% हमारा सरचार्ज लगेगा, तो 110 रुपये हो जाएगा। अब इसी पे सेस लगता है, मान लो ये भी 10% ही है, अगर 10% अगर सेस लगेगा तो इस पे क्या हो गया? 110 रुपये का 10% लगे तो 11 रुपये ये, और 110% ये लगा तो हमारा 121 रुपये हो गया टोटल। तो टोटल हमें कितना देना पड़ा भाई? तो हमें 21 रुपये जो है एक्स्ट्रा देने पड़े, क्योंकि हमारा क्या बन रहा था, हमारा जो टैक्स बन रहा था पहले 100 ही रुपये बन रहा था, लेकिन अब जितना हमें इस पे जो है हम लोगों ने आगे, पहले हमने सरचार्ज दिया, फिर हमने सेस दिया, उससे मिला जुला के हमें 121 रुपये देने पड़े। तो टोटल हमें 121 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि 100 रुपये से 21 रुपये एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक किस्म से गवर्नमेंट को मिल गया। सरचार्ज के थ्रू उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो हमने उस पर जो सेस लगाया, फिर उसको सेस के थ्रू जो है और एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो इसी तरीके से जो है एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करते हैं। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज का जो पैसा है, जैसे मान लो जो टैक्सेस का पैसा होता है, उसमें जब हम लोगों के यहाँ पे, मैंने आपको बजट डिस्कस किया था कि बजट में क्या होता है, वोटर अकाउंट वगैरह वो सब चीज़ें रहती हैं कि हम वहाँ पे जो होता है कि मतलब जैसे जितने जहाँ से जितना पैसा आया एक फंड में पूरा चला जाता है, फिर वहाँ से कैसे कैसे खर्चा करना है, कहाँ कहाँ जिस जगहों पे खर्चा करना है, उस पर जो हम देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी जहाँ जहाँ पे हमें खर्चे करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। सरचार्ज पे और टैक्सेस पे ये उसको हम किसी भी जगह पे खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही हमें खर्च करना है, जो भी हमारे खर्चे हैं उसमें से हम उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सेस होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिया जाता है। ये भी सेस जो है ना आज से नहीं चला आ रहा है, ये 1944 से जो है लिया जाता है। ये करीब 42 तरीके के सेस आज तक अभी तक चल चुके हैं। जिस टाइम पे जैसी ज़रूरत लगी उसका सेस हमने ले लिया, उस सेस का पैसा उसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही खर्च होगा। जो अगर ये 11 रुपये जा रहे हैं ना, वो 11 रुपये जिस सेस के नाम पे गवर्नमेंट ले रही है उसी सेस पे खर्च करेगी, और कहीं खर्च नहीं कर सकती उसे। मान लीजिए पहले जो है सॉल्ट टैक्स सेस वगैरह भी लगता था, इसके अलावा जैसे जो है मतलब वर्कर्स के लिए वेलफेयर के लिए सेस लगता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जब स्टार्ट हुई तो उसके लिए भी सेस लगता था। तो हम उसी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, इधर उधर और फालतू की चीज़ों पे कहीं और नहीं खर्च कर सकते कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का मन हुआ उसमें लगा दिया, अरे आज हमको इसमें ज़रूरत है तो इसमें लगा दिया। नहीं, जिस चीज़ के लिए आप सेस ले रहे हो उसी पे ही आप लगाओगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे दोनों पे चलता है। अभी जो इस टाइम पे जो करंट में चल रहा है सेस, वो है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस चलता है, जो कि 2018 से लगा हुआ है, और वो कितना है? 4% है। अब वो जो है वो 4% जो जितना भी रेवेन्यू से जनरेट होगा ना, वो पूरा पूरा हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर पे जाएगा, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों पे ही वो खर्चा होगा। वो हम अपने मन से कहीं और नहीं खर्च कर सकते, वो उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाएगा। जब उस पर्टिकुलर चीज़ का मकसद ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उस जगह का वेलफेयर हो चुका होगा, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि शुरू हो गया तो चलता ही रहेगा, जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो बंद भी हो सकता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों लगता है। ये जो है कंप्यूट किया जाता है, जो हमारा टैक्स होता है उसके ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर जो है सेस लगता है। तो रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे सरचार्ज अगर हम बात करें, अभी जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे थे तो 7% लगता है। अगर आपका नेट रेवेन्यू वाला जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% लगता है, तो ये सरचार्ज वाला लगेगा। और जैसे सेस है तो इस समय सेस जो इसके ऊपर लगेगा वो 4% लगेगा। तो पहले हमारा टैक्स कंप्यूट होगा, उसके बाद उस पर सरचार्ज लगेगा, उसके ऊपर जो है सेस लगेगा। तो ये 3 चीज़ों का कैलकुलेशन के बाद जो टोटल आएगा ना, वो आपका जो है टैक्स अमाउंट होगा, वो आपको देना होगा। तो ये हमने बात करी सेस वगैरह के बारे में और पूरा इन सब चीज। और ये सेस देखिए अभी तक कितने प्रकार के और भी लग चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस वगैरह लग चुका है, नेशनल कैलामिटी वगैरह पे लग चुका है, उन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे। ये देखिए कंस्ट्रक्शन और वर्कर वेलफेयर के लिए लग चुका है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए जैसे नाम देना पड़ेगा आपको कि आप किस पे ले रहे हो, तो उसी पे ही वो जो है जाएगा, उसी अमाउंट जो है वो उसी चीज के लिए यूज होगा, इधर उधर और कहीं यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ उसी चीज पे ही यूज होगा वो। तो ये सब चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने कॉर्पोरेट टैक्स देख लिया, हर क्लास में थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में जानते जाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि टैक्सेस वाली चीजें आपकी पूरी डिटेल में अच्छे से कवर हो पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।